हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर थर्ड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पढ़ेंगे, जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फर्स्ट सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थर्ड सेम के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर आप थर्ड सेम में हैं तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा, सभी स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये गेट और बीटेक नॉर्मल अदर एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग क्या होता है? तो एस्टिमेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो मटेरियल हमारा किसी प्रोजेक्ट में लगने वाला है उसकी लिस्ट को तैयार करते हैं। लाइक जैसे कि मैं कहीं गया हूँ, ठीक है, मुझे एक एसी लगानी है, ठीक है। वो एसी लगाने में जो पाइप लगेगा, यानी देखिए स्पीड एसी में पाइप लगता है, ठीक है। तो पाइप लगेगा, प्लस क्लिप लगेगी, प्लस स्टैंड लगेगा, प्लस इंसुलेशन लगेगा, प्लस केबल लगेगा, ठीक है, प्लस ड्रेन पाइप लगेगा। तो ये मैंने क्या बताया कि मेरी इतनी मटेरियल लगेगी, ठीक है। तो वो एस्टिमेटिंग कहलाएगा। लेकिन मटेरियल का तो पता चल गया, लेकिन कॉस्ट का भी तो पता चलना चाहिए ना। तो मैं कॉस्ट भी बताऊंगा। तो एस्टिमेटिंग मतलब जो मटेरियल लगा उसे एस्टिमेटिंग कहेंगे, पहले जो उसका कॉस्ट है उसे कॉस्टिंग कहेंगे। मतलब जो कॉस्ट लगने वाला उस मटेरियल पे उसे कॉस्टिंग कहेंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई काम करें उससे पहले हमें उसका खर्चा दिखाना पड़ता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है इसमें इतना खर्चा अप्रोक्सीमेट या इतना खर्चा होने वाला है। तो बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ब्रांचेस के लिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है या कोई इंजीनियर काम करता है तो उससे पहले बताना होता है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट आने वाला है वो कितना है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक इंसुलेशन। इसका क्या, डोमेस्टिक का मतलब क्या, जो घरों के अंदर वायरिंग होती है उसकी बात की जा रही है डोमेस्टिक इंसुलेशन में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इज यूज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। देखिए इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, यानी जो बिजली की वायरिंग है ना, वो इंडस्ट्रियल में भी इंपॉर्टेंट है, नॉन इंडस्ट्रियल में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका घर है, वहां भी इंडस्ट्रियल यानी वहां भी वायरिंग की गई है, और इंडस्ट्रियल के अंदर भी वायरिंग की जाती है, ठीक है। वायरिंग का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो उसे वायरिंग कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में स्विच है, स्विच से आपने फैन ऑन कर दिया, आपका फैन कहीं और लगा पड़ा, स्विच कहीं और लगा पड़ा, तो वो एक सर्किट है, ठीक है, लूप है, ठीक है। तो बेसिकली इसी बात पे हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सर्व द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिक्वायर्ड पावर ऑफ द कंजप्शन पॉइंट वेयर इज द यूज इन द मल्टीपल्स पर्पस इन इंडस्ट्रियल। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है उससे क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आपको कई जो इंडस्ट्रियल होता है वहां पॉइंट होते हैं लोड के लिए। जैसे आपके पास मोटर है, ठीक है, बड़ी बड़ी मोटर है, उन्हें चलाने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत होती है। नॉर्मली इसमें पढ़ने लायक यहाँ अब तक कुछ नहीं आया, मैं जो जो मेन पॉइंट होगा बता दूंगा, ठीक है। मेन स्विच, जैसे मीटर के बाद, जैसे आपका देखिए सबसे पहले आता है आपका एनर्जी मीटर, ठीक है। एनर्जी मीटर के बाद आता है मेन स्विच। एनर्जी मीटर के बाद जो वायर जाएगा ना वो मेन स्विच के अंदर जाएगा, इसे कहते हैं मेन स्विच, ठीक है। मेन स्विच कई तरीके के होते हैं, ये एमसीबी है, यानी एक एमसीबी होता है। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो मेन स्विच कई तरीके के होते हैं, डबल पोल आयरन क्लैड, ठीक है, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। डबल पोल में न्यूट्रल फेस होता है, ट्रिपल में तीनों फेस होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग एम्पियर में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल मार्केट में होता है, ठीक है। यानी अगर आप 6 एम्पियर का भी मेन स्विच लोगे तो आपको मिल जाएगा, 16 एम्पियर का लोगे तो भी मिल जाएगा, और 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, जितने का भी आप लोगे ना आपको अवेलेबल मिल जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेन स्विच का काम क्या होता है? मेन स्विच का काम होता है मेनली लाइट को बंद करना, ऑन ऑफ करने का काम होता है। यानी जैसे नॉर्मल स्विच होता है ना आपका, वैसा ही मेन स्विच का काम होता है। लेकिन मेन स्विच हैवी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मेन स्विच पे ही पूरा लोड होता है, यानी जितना भी लोड है ना आपका सर्किट का, वो पूरा पूरा लोड किस पे होता है? मेन स्विच पे होता है। इसलिए मेन स्विच हमेशा कम से कम 3-4 गुना ज्यादा ही रखा जाता है। जैसे अगर आपका लोड 6 एम्पियर है ना, तो जो एमसीबी होगा वो 32 एम्पियर का होगा। मैक्सिमम लोग 32 एम्पियर, 64 एम्पियर का ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब क्या है? जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, जैसे कि आप मेन स्विच आपका क्या था, यहाँ देखिए
आपका ये मेन स्विच था, मेन स्विच से आपका जो जो वायर आएगा वो किसके अंदर आएगा, इस एमसीबी बॉक्स में आएगा। ठीक है, ये एमसीबी बॉक्स क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। देखो नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी एमसीबी बॉक्स क्या करेगा, हर पॉइंट को बांटेगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, समझ आ गया। आप देख सकते हैं ये मेन एमसीबी है। देखो एक तो मेन स्विच होता है, मेन स्विच के बाद क्या है, एक मेन एमसीबी है, एक एमसीबी के बाद फिर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग एमसीबी दे रखा है। ठीक है, समझ गया। ये मेन स्विच, उसके बाद ईएलसीबी, ये ईएलसीबी है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मेन एमसीबी के बाद ईएलसीबी लगाया गया, ईएलसीबी के बाद फिर जितनी भी एमसीबी एज पर रिक्वायरमेंट 16 एम्पियर की भी हो सकती है, 6 एम्पियर की भी हो सकती है। कैन नॉट से पॉसिबल, मतलब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कितने एम्पियर की लगी पड़ी है, बट ऐसा हो सकता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, ये एक रूल है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या आगे। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल हैव बीन फ्रमेड टू इंश्योर सेफ्टी, मतलब अगर जो 1956 में रूल बनाया गया था आईईआर के हिसाब से, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से, उसमें क्या है कि अगर कोई इक्विपमेंट लगाया जा रहा है या कोई भी चीज लगाई जा रही है तो उसकी प्रिवेंशन, सेफ्टी, इन सब चीजों को फोकस रखा जाएगा कि वो जले ना, फायर राइज। यानी अगर कोई हम एमसीबी लगाते हैं तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, एक रेट होनी चाहिए कि वो जले ना। अगर कभी भी लोड पे आपकी एमसीबी जल रही है, इसका मतलब जिस इंजीनियर ने उसे डिजाइन किया है उसने उसकी वैल्यू को गलत पुट किया। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका सर्किट सही नहीं है, तो इन चीजों को फोकस किया जाता है किस किस रूल के हिसाब से, 1956 के रूल के हिसाब से। ठीक है, और कंडीशन फॉर डोमेस्टिक इंसुलेशन। अब देखो जब हम घरों की वायरिंग करते हैं ना, तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कोई अभी भी कोई नॉर्मल इलेक्ट्रिकल बंदा काम कर रहा हो, या आपको कभी बाई चांस आपको कहीं हाउस वायरिंग का मौका मिले ना, तो इन चीजों पे फोकस करना। ये आप अपने घर में देखना, अगर आपका घर बना पड़ा है, वहां पे ऑलरेडी पाइपें डली पड़ी, अंडरग्राउंड पाइप है, कंड्यूट वायरिंग है, तो आप वहां देख सकते हो कि इन सब चीजों पे फोकस करना होता है। सभी नॉर्मली जितने भी इंजीनियर्स है या नॉन इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो बिजली का काम कर रहे हैं नॉर्मली, मतलब स्टार्टिंग से कुछ लोग होते हैं ना जो करते हैं, जैसे मैं भी स्टार्टिंग से ही बिजली का काम कर रहा था बगैर किसी डिग्री के। ठीक है, तो मैं भी इन सब चीजों का फोकस करता था, लेकिन मुझे थ्योरी नहीं पता थी, ओनली बस बेसिक बेसिक पता था कि इतना हाइट होता है, इतना हाइट होता है मिनिमम। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं आखिरकार लिखा क्या पड़ा यहाँ पे। हाइट ऑफ स्विच बोर्ड मस्ट बी 1.3 मीटर टू 1.75 मीटर फ्लोर इन लेवल। देखिए होता क्या है, यानी जो आपका बोर्ड है ना, बोर्ड का मतलब क्या है, स्विच मतलब स्विच बोर्ड होता है। जो स्विच बोर्ड होगा ना, वो क्या है, जो हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड से कम 1.3 मीटर से लेके 1.75 मीटर तक ही होना चाहिए, यानी इनके बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे लगाओ, अपनी मर्जी से कोई भी चीज नहीं लगा सकते। यानी मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.3 मीटर, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1.75 मीटर। यानी जो हमारा स्विच बोर्ड है, यानी ऑपरेटिंग बोर्ड है ना, जो जहां से हम लाइट फैन को ऑपरेट करेंगे, वो इनके बीच में ही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, अगर इनके बीच में नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अगर आपके ऊपर कोई कोई भी एफआईआर कर सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई सरकारी काम कर रहे हो और इसके बीच में नहीं हुआ वो, तो कल को कोई भी आपके ऊपर एफआईआर कर सकता है कि इन्होंने कैसे कर दिया, वो कैसे इलेक्ट्रीशियंस है, मतलब कोई भी कंप्लेन कर सकता है। वो मतलब लीगल है, कहने का मतलब है कि वो हमारे थ्योरी में नहीं आता है ये रूल्स। इसीलिए हमें ये रूल्स पहले पढ़ाए गए हैं कि हमें कुछ रूल्स को, कुछ चीजों को अपने माइंड के अंदर लेके चलना होता है, उसके बाद हमें काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मस्ट बी 1.5 मीटर टू 1.75 मीटर फ्रॉम, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो एमसीबी बॉक्स है ना, देखिए अभी हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखा था, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है हमारा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 यानी 1.5 मीटर से लेके 1.75 मीटर समथिंग इनके बीच में होना चाहिए। फ्लोर लेवल यानी जमीन से कितना हाइट होना चाहिए, 1.5 मीटर से लेके 1.75 मीटर तक समथिंग। ठीक है, इनके बीच में ही उनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना, और एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कि जो हमारा बोर्ड है उसकी हाइट कितनी होती है, स्विच बोर्ड की हाइट कितनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हाइट कितनी होती है। बेसिकली बीटेक के एग्जाम में या एमटेक के, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं बड़े बड़े, उन सब एग्जामों में इन थ्योरी को रिपीट किया जाता है, तो इन पे फोकस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है द बॉटम ऑफ सीलिंग, यानी जो ऊपर से, यानी जो छत है ना, फैन शुड हैव मिनिमम क्लियरेंस ऑफ, मतलब जो देखो जो हमारा छत है वो, मतलब नॉर्मली जो हमारे ग्राउंड से हमारा जो फैन है ना, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.75 मीटर। यानी नॉर्मली जो नॉर्मल घर होते हैं ना, यानी कमरे होते हैं, वो 3 मीटर के होते हैं। तो जो हमारा फैन होना चाहिए, कितना ऊपर होना चाहिए, 2.75 मीटर। 3 मीटर में से मतलब समथिंग इतना हाइट होना चाहिए ग्राउंड से, फ्लोर से। ठीक है,
ये फैन की हाइट है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत तो इंपॉर्टेंट है ये। आपको जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट आपने मतलब पढ़ा, आगे आपको समझ आएगा, ठीक है। All lamps should be fit with the minimum clearness of 2.75 मीटर अबव फ्लोर लेवल। यानी देखिए जितने भी आप बल्ब होल्डर लगाइएगा ना, यानी जो होल्डर होता है, यानी अगर ग्राउंड से होल्डर देखिएगा ना तो कितना ऊपर होगा, 2.75 मीटर। मैं प्रैक्टिकली आपको कभी दिखाऊंगा, अगर मैं कहीं काम करने जाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा इस बात पे, ठीक है। लेकिन आप इस चीज पे भी फोकस कीजिए कि जो फैन है और जो होल्डर है यानी ट्यूबलाइट है, इनकी हाइट क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, हमेशा हमेशा, क्योंकि 2.75 मीटर 2.75 मीटर, यहाँ पे आप कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो फ्लोर है उसका हाइट कम कर दो, ये एक क्या है, ऐसा ही यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर आता है। अगर आप अगर कभी भी किसी चीज को फिट करते हो तो इन चीजों को फोकस करके करना पड़ता है। अगर कोई अननोन इलेक्ट्रीशियन है तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई इंजीनियर किसी चीज को इंस्टॉल कर रहा है तो इन चीजों को फोकस करके ही करेगा, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर लोड अबव 4 kV। अगर 4 kV से ज्यादा लोड है 3 फेज पे तो मस्ट बी अरेंज। यानी देखिए आपका लोड है 4 kV, अगर वो 3 फेज है तो हम क्या करेंगे, तीनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, अगर 4 kV है ना तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे और तीनों को बराबर बराबर लोड में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी जितने मतलब लोड अगर आपका ज्यादा है ना, या लोड कितना भी हो, लेकिन जो 3 फेज का वायर है ना तो आप तीनों पे क्या करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये लो के अकॉर्डिंग है। अगर आप एक पे ज्यादा लोड दोगे तो आपका जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा, ठीक है। लोड शुड बी इक्वली शेयर्ड, और जो लोड होना चाहिए हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब, इक्वल शेयर्ड का मतलब बराबर बटा होना चाहिए, ठीक है। इन एनी बिल्डिंग लाइट वायरिंग एंड पावर वायरिंग शुड बी कीप सेपरेट। इन्होंने क्या कहा कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसकी जो लाइट वायरिंग, दो तरीके की वायरिंग होती है, एक लाइट वायरिंग होती है, एक पावर वायरिंग होती है। लाइट वायरिंग की जो मैक्सिमम एम्पियर है 6 एम्पियर तक है, पावर वायरिंग की मैक्सिमम एम्पियर है वो मैं नहीं बता सकता। वैसे तो 16 एम्पियर की भी एमसीबी यूज की जाती है, 25 एम्पियर की भी यूज की जाती है, लेकिन हम बेसिक कितना करेंगे, लाइट वायरिंग और पावर वायरिंग दो टाइप की वायरिंग होते हैं। और इनके जो पाइप होने चाहिए, जो कंड्यूट वायरिंग होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। सेपरेट का मतलब क्या है, क्योंकि पावर में ज्यादा करंट फैलता है और मतलब ज्यादा करंट फ्लो करता है, जिस कारण अगर बाई चांस कभी हीट अप हुआ तो दोनों आपस में शॉर्ट होने का डर होता है, जिस हिसाब से इन्हें सेपरेट करना चाहिए। शुड बी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, ठीक है। पावर पर सर्किट में बी टेकन 800 वाट और 1000 वाट 10 पॉइंट। देखो यानी अगर हमारा एक नॉर्मल बोर्ड है ना, नॉर्मल बोर्ड का मतलब क्या, हमारे घर में हमारा एक रूम में एक पंखे हैं, 3-4 लाइटें हैं, तो टोटल जो लोड बनेगा ना एक सर्किट पे, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक बोर्ड पे, वो 800 वाट। देखिए वैसे तो स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से 800 वाट है, लेकिन हम 1000 वाट तक उस पर लोड डाल सकते हैं, ठीक है। और कितने मैक्सिमम पॉइंट होंगे, मैक्सिमम 10 पॉइंट से ज्यादा, 10 पॉइंट से ज्यादा हम कोई भी लोड नहीं दे सकते। यानी जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ना एक बोर्ड पे, मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, 10 पॉइंट। ये इसे याद करना और इसे याद करना, ये 1000 का कुछ मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये जो 800 वाट है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। प्लस 10 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एक नंबर में ये कितने लोड दे सकते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, ठीक है। इन चीजों फोकस करना, ओके। जनरली रूल्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग, जनरल रूल्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। अब इन पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। देखो जो भी यहाँ तक हमने पढ़ा ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 10 नंबर में आते ही आते हैं, 2-2 नंबर करके पूछे, एक नंबर करके पूछे, लेकिन ये 10 नंबर में आना ही आना है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, ठीक है, ओके। देन आगे पढ़ते हैं, जनरल रूल्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग, कुछ रूल्स हैं, इन्हें भी फोकस कर लेते हैं, ठीक है। कट आउट ऑफ कस्टमर परमिशन, अगर आप कभी वायरिंग कट करते हो तो कस्टमर की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। मीटर्स मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर एंड अदर ऑपरेटर्स ऑन कस्टमर प्रेमिसस, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। वाटरप्रूफ वायर एंड सर्विस कनेक्शन विद द सफिशिएंट करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा कि जो वायर होना चाहिए वाटरप्रूफ होना चाहिए। जैसे कि देखो अगर हम इंजीनियर हैं, अगर हमारे पास काम है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी जो नॉर्मली मीटर के जो आउटपुट से वायर निकलता है वहां तक हमारा काम बनता है कि हम उस चीज को नॉर्मली सेपरेट सप्लाई कस्टमर को करे। आगे कस्टमर आगे कुछ भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उससे पहले जो हमारी जो वायर होनी चाहिए वाटर प्रूफ होनी चाहिए, वेदर प्रूफ होनी चाहिए, कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, जले ना, लोड ना, मतलब लोड का कोई इशू ना आए। मतलब अगर हम इंजीनियर, हम वायरिंग का काम कर रहे हैं, वायरिंग का काम का मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, हमारे पास ट्रांसफार्मर का टेंडर है, तो हम क्या करेंगे
कि जो नॉर्मली मीटर तक जो वायर जाएगा वो मारा जाता है, ठीक है। मीटर तक हमें सेपरेट वायर डालना है, सिक्योर वायर डालना है, जो वेदर प्रूफ हो, जलने बारिश से धूप से कोई खराब होने का कोई खतरा ना हो, ये हमें हमारे अंदर आता है, ठीक है। अगर हम टेंडर ले रखा हमने सप्लाई का, तो ठीक है। ऑल कंडक्टर वायर शुड बी सेज इन टर्म ऑफ द वोल्टेज रेटिंग ऑन द प्रॉपर इंसुलेटेड। और जितने भी कंडक्टर होने चाहिए, वायर होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर रेटिंग वाले होने चाहिए। यानी देखो, अगर हमारे घर में 4 फैन है, ठीक है, मतलब फैन के हिसाब से नहीं, लोड के हिसाब से बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो मैक्सिमम लोड है वो 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर, तो इसका मतलब वायर कितना होना चाहिए, मिनिमम वायर 6 mm का होना चाहिए। मिनिमम वायर कितने mm का होना चाहिए, 6 mm का होना चाहिए, क्योंकि 4 mm पे कितना लोड दे सकते हो आप, 20 एम्पियर तक लोड दे सकते हो। तो मिनिमम जो आपका वायर होना चाहिए वो 6 एम्पियर तक होना चाहिए। उसके बाद आप ऊपर कुछ भी लगा लो, लेकिन उससे नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर उसके नीचे लगे तो आपका वायर जल जाएगा। तो इसलिए क्या इसने क्या कि जो रेटिंग होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, एवरी लाइन और फेस शुड बी प्रॉपरली व सुटेबल रेटिंग फ्यूज। और जितने भी लाइन होने चाहिए, लाइन का मतलब क्या, फेस वायर हो, फेस वायर, उनकी जो रेटिंग है, नहीं जो एमसीबी हो, सुटेबल लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शॉर्ट सर्किट बाद में एमसीबी ना गिरे, या ओवरलोडिंग के बाद भी एमसीबी ना गिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपकी एमसीबी हो और जो आपका सर्किट ब्रेकर हो वो सुटेबल हो, प्रोटेक्टेबल हो, उससे कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग के बाद भी ऐसा ना गिरे। तो इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी कोई हाउस वायरिंग करते हो तो इन चीजों पे फोकस करना है कि आपका लोड कितना है और आप कितने वाट की एमसीबी, कितने एम्पेयर की एमसीबी लगा रहे हो, ठीक है। और फिर 8 पॉइंट क्या है, इन मेटेरियल कंड्यूटिंग वायरिंग, जो मेटल कंड्यूटिंग वायरिंग होता है, कंड्यूट पाइप कॉन्टिन्यूसली अर्थेड। यानी देखो, जो कंड्यूट वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग में भी दो तरह की पाइप, एक तो प्लास्टिक की पाइप डलती है, एक लोहे की पाइप डलती है। पहले लोहे की पाइप डल देती है, आप पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी में देखोगे ना पुरानी वायरिंग, तो वहां लोहे की पाइप दिखाई देगी। लेकिन आजकल जितनी भी डल रही है सारी की सारी प्लास्टिक दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि देखो, लोहे की पाइप महंगी पड़ती है, इस हिसाब से आजकल कोई लोहे की पाइप नहीं डलवाता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, कंड्यूट वायरिंग है। कंड्यूट वायरिंग का मतलब क्या है कि मतलब जो वायरिंग हुई है वो अंडरग्राउंड है, ठीक है, प्लस लोहे की पाइप है। तो जो लोहे की पाइप है ना, सारे के सारे क्या अर्थेड होंगे, यानी वो क्या है, ग्राउंड किए होंगे। जितने भी पाइप होंगे ना, सारे के सारे ग्राउंड होंगे, कहीं तो कहीं ग्राउंड होंगे। आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन पे भी कंड्यूट वायरिंग दिखाई देंगे, सारे के सारे पाइप ग्राउंड होते हैं, ठीक है। और करने भी होने चाहिए, क्योंकि वो लोहे के पाइप होते हैं, ठीक है। तो इस बात पे फोकस करना, ठीक है। ईच लोड पॉइंट ऑफ द अप्लायंसेस, ठीक है, शुड बी इम्पेडेंस कंट्रोल स्विच। और जितने भी हमारे लोड होते हैं वो सारे के सारे स्विच से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक स्विच ऑन किया सारे लाइट जल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। In any building, the wiring insulation they must be the separated the circuit for light, fan, 3 point socket load and 3 point socket 15 एम्पियर पावर लोड। और इसमें क्या लिख रखा है, जितने भी हमारे घर में, मतलब जितने, एक मान लो बिल्डिंग है, उसके अंदर जितने भी फैन हो, लाइट हो, 3 point, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, उन सबके जो पॉइंट होने, स्विच होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और उनके वायर अलग अलग होने चाहिए। वायर का मतलब क्या, अगर 15 एम्पियर है, 15 एम्पियर का मतलब हो गया पावर, पावर के वायर अलग डलते हैं और लाइट के वायर अलग डलते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे फ्यूचर में भी काम आने वाला है, तो थोड़ा इसे पढ़िएगा अभी। इन एनी लाइट, फैन एंड नंबर ऑफ लोड पॉइंट कनेक्टेड इन द सब सर्किट शुड बी लेस देन 10। यानी 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए हमारे एक बोर्ड पे। जो स्विच सॉकेट का बोर्ड होता है ना, ऑपरेटिंग बोर्ड, वहां पे मैक्सिमम जो पॉइंट होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। अगर 10 से ज्यादा हुआ तो आपका जो सर्किट है वो सुटेबल नहीं है उस लोड को सहने के लिए। वैसे तो आप कितना भी लोड दे दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहने का मतलब ऑन द थ्योरी आपको 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं देना है। अगर 10 पॉइंट से ज्यादा देते हो तो कल को आपके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है, ठीक है, कि आप अननोन पर्सन हो, अननोन मतलब आपको काम नहीं आता, आप फिर भी काम कर रहे हो, ऐसा भी कोई क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली इन एनी पावर सब सर्किट, अब देखिए पावर सब सर्किट की बात हो रही है, द मैक्सिमम शुड बी मोर देन 3000 वाट एंड द नंबर ऑफ पावर पॉइंट शुड बी अप टू 2 ओनली। देखिए यहाँ पे जो 3000 वाट है ना, इसकी जगह 2000 वाट आएगा। मैक्सिमम लिख रखा है ना इसने, मोर देन 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो पावर सब सर्किट होते हैं, दो तरीके से सब सर्किट होते हैं, एक लाइट सब सर्किट होता है, एक पावर सब सर्किट होता है। जो पावर सब सर्किट होता है उसकी जो मैक्सिमम लोड होता है वो 2000 वाट होता है। कितना होता है, 2000 वाट। ये कहीं 3000 भी लिख देते हैं, कुछ कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम मैंने 2000 पढ़ा है, कई बार पढ़ा है मैंने, तो वो उस हिसाब से मैंने 2000 वाट पढ़ा या 3000 वाट लिख रखा है। लेकिन आप अपने माइंड में 2000 3000 दोनों लेके चलेगा कि आपका गलत ना हो, ठीक है।
2000 और 3000 वाट लिख सकते हो आप, ठीक है नॉर्मली। मतलब जो मैक्सिमम लोड होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2000 वाट, और जो मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 ओनली। 2 से ज्यादा पावर पे पॉइंट लोड नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप एक बार में हीटर और गीजर या कुछ भी दो चीज से ज्यादा आप नहीं चला सकते एक पॉइंट से, ठीक है। अगर उससे ज्यादा जलाओगे तो आपका बोर्ड जल जाएगा। अजीब बात है ना, लेकिन रियलिटी है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद होगी आपको समझ आ रहा होगा, नहीं भी समझ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा वीडियो देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो द रेटिंग ऑफ फ्यूज इन एनी सर्किट शुड बी नॉट लेस देन द हाफ ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द लोवेस्ट साइज। देखिए क्या लिखा पड़ा है, देखिए कहने का मतलब है कि आपका जो लोड है ना, उससे मैक्सिमम 2 से 3 गुना बार ज्यादा ही आपका क्या होना चाहिए, एमसीबी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका लोड है 6 एम्पियर का, ठीक है, मैक्सिमम लोड है 6 एम्पियर का, ठीक है। तो जो आपकी एमसीबी होनी चाहिए कितने एम्पियर की होनी चाहिए, 25 एम्पियर की होनी चाहिए, ठीक है। 16 की भी चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जितना ज्यादा होना उतना अच्छा है। एमसीबी का मतलब क्या है, देखिए एमसीबी दो चीजों पे ही काम करते हैं, एक तो ओवरलोडिंग और दूसरा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अगर एमसीबी अच्छी है ना तो फिर वो काम अपना करेगी। अगर एमसीबी में दिक्कत है, लोकल एमसी लगाया, तो मुझे नहीं लगता वो काम करेगी, ठीक है। तो एमसीबी सही लगाना चाहिए, कंपनी का लगाना चाहिए, और जितना लोड है उससे 2-3 गुना ज्यादा ही लगाना चाहिए, ठीक है। द अर्थ टर्मिनल 15वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। द अर्थ टर्मिनल ऑफ द 3 पॉइंट सॉकेट आउटर ऑफ द प्लग शुड बी परमानेंटली कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। यानी जो देखो, जो हमारा अर्थ, जैसे कि हमने बड़े बड़े सॉकेट होते हैं ना, स्विच सॉकेट, जैसे कि लोड वाला चीज, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया या गीजर हो गया या हीटर हो गया, इनमें 3 पिन होते हैं। 3 पिन का मतलब क्या, जो सबसे लंबा पिन होता है वो किसका होता है, अर्थ का होता है, और वो अर्थ वायर से कनेक्टेड होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये थ्योरी कह रही है, ठीक है। तो ये होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं, करना भी चाहिए यार, अगर नहीं करोगे तो करंट मार दिखाऊंगा किसी को, ठीक है। तो होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली लाइफ में चलता रहता है ये सब, तो ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, सुफिशिएंट नंबर ऑफ 3 पॉइंट सॉकेट आउटर शुड बी प्रोवाइड बाय द सुटेबल प्लेस इन ऑल रूम्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। और जितने भी 3 पॉइंट वाले सॉकेट होने चाहिए ना, ये ऑल रूम में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो पावर वाली चीजों लाइट पॉइंट में चला रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो आपका जो बोर्ड होगा वो जल सकता है, ठीक है। नहीं चलाना चाहिए, पावर की चीजें लाइट में नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। इन द बाथरूम, बाथरूम की बात हो रही है, द 3 पॉइंट इन द बाथरूम द 3 पॉइंट सॉकेट शुड बी एट हाइट नॉट लेस देन। यानी जो बाथरूम का जो सॉकेट होना चाहिए ना, पावर वाला गीजर चलाने के लिए, ठीक है, नॉर्मली बाथरूम में गीजर चलाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कितना ऊपर होना चाहिए, 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। कितना कितना ऊपर होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए। 1.5 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए गुरुजी, वरना उसके अंदर पानी चला जाएगा, ठीक है। पानी चला जाएगा तो करंट मारेगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, पानी चला जाएगा, पानी चलेगा तो करंट मारेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑल सीलिंग फैन आर द बी हंग, यानी टंगा हुआ होना चाहिए कितना, 2.75 मीटर अबो। यानी कितना ऊपर होना चाहिए, 2.75 मीटर अबो ऊपर होना चाहिए फ्लोर लेवल से। यानी जो कितना ऊपर होना चाहिए, 2.75 मीटर से ऊपर ही होना चाहिए, कि कहां से, फ्लोर लेवल से। यानी अगर ये फ्लोर है ना मेरा, तो यहाँ से 2.75 मीटर ऊपर ही मेरा फैन लटका हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कतई जमीन से चिपका दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जो हमारा ऐसा ये इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स है, उसके अंदर आता है 4648 एंड 1968, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि फैन कहाँ लटकना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं। इन द डोमेस्टिक वायरिंग अर्थ वायर शुड बी 14 SWG। SWG का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। GI का मतलब क्या है, गैलिनो आयरन, ऐसे कुछ होता है। फॉर सिंगल फेज सप्लाई, देखो क्या कहा इसने, इसने कहा है कि जो डोमेस्टिक यानी जो घरों की हाउस वायरिंग होती है, उसके अंदर जो वायर डाला जाता है अर्थिंग के लिए, वो 14 यानी एक वैल्यू है, नोमेरिकल वैल्यू है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होना चाहिए। GI यानी लोहे की वायर होनी चाहिए। अगर लोहे की वायर तो कितनी होनी चाहिए, SWG 14 SWG होनी चाहिए सिंगल फेज के लिए। किसके लिए, सिंगल फेज के लिए। अगर ये 3 फेज के लिए होगा तो कितना होना चाहिए, 8 WG, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज GI, गैलिनो आयरन कहते हैं इसे, ठीक है। तो कॉपर की होगी तो थोड़ी और पतली होगी, अगर आयरन की है तो और मोटी होगी, ठीक है। जितना मोटा होगा ना उतना अच्छा है, वायर जितना मोटा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। इफ द लोड ऑफ एनी डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन एक्सेप्ट द, यानी जो डोमेस्टिक होते हैं, यानी घरों में जो मैक्सिमम लोड है वो 6.6 kV से ज्यादा है, देन 3 फेस यूज करेंगे, 415 वाट का, 50 हर्ट का, 4 वायर। 4 वायर का मतलब क्या, 3 फेस 1 न्यूट्रल, ठीक है। सप्लाई शुड बी यूज, यानी अगर आपका लोड 6 kV से ज्यादा है तो आप 3 फेस यूज करोगे 415 वोल्ट में, और 4 वायर आएंगे, 3 न्यूट्रल प्लस
3 फेज प्लस 1 न्यूट्रल, ठीक है, शुड बी यूज, करना पड़ेगा। द लोड ऑन द 3 फेज शुड बी प्रॉपरली बैलेंस, और जो लोड होगा तीनों फेज पे क्या होगा, इक्वल डिवाइड किया जाएगा ऑन द थ्योरी, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये पढ़ते हैं, when the covered area is the building complex is more than 5,000 meter square and total load is the more than 2,000 kVA किलो वोल्टेज एम्पियर, then the separated substation is the required to be the insulated। यानी अगर आपका एरिया ज्यादा है और आपका लोड ज्यादा, तो क्या करोगे आप, सेपरेटेड क्या बनाओगे, सब स्टेशन बनाओगे। सब स्टेशन का मतलब क्या होता है, आप ऑपरेटिंग के लिए उसे नॉर्मली ऑपरेट करने के लिए एक स्टेशन बनाओगे जहां से आप पूरे सर्किट को, मतलब ट्रांसफार्मर ही लगा दोगे यार उसके अंदर, समझ गए। तो बस इतना ही था मैक्सिमम। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अच्छी बातें हैं यार ये हमारे ना, मतलब बहुत काम आने वाली है, तो थोड़ा फोकस करो इस पे यार, मतलब कतई गजब है ये, पढ़ोगे ना बड़ा बड़ा मजा आएगा, ठीक है। सो सिलेक्टेड ऑफ वायर, मान लो आपका घर है, ठीक है, आपको घर में वायरिंग डालनी है, वायर डालनी है, तो आपको उसका साइज कैसे पता चलेगा, ठीक है, साइज पता चलेगा उसके लोड के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इससे थोड़ा पॉइंट पढ़ लेता हूँ, उसका मैं आपको डीपली में समझाऊंगा कि आखिरकार हमें साइज कैसे पता चलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ केबल और इंसुलेटेड वायर फॉर मैकेनिकल रीजंस, ठीक है। तो अगर आप वायर को ढूंढोगे तो वायर, देखो वायर खरीदने से पहले क्या देखते हैं हम, मैक्सिमम लोड देखते हैं, मैक्सिमम कितना लोड है उस हिसाब से मैं वायर खरीदता हूँ। अगर मेरी बात करो तो मैं तो लोड के हिसाब से ही वायर खरीदता हूँ, ठीक है। कंपनी का वायर है तो थोड़ा कम गेज वाला ले लेते हैं, अगर कंपनी का वायर नहीं है तो थोड़े ज्यादा गेज वाला ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वायर में भी कुछ ड्रॉपेज होता है जिसे वोल्टेज ड्रॉपेज कहते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी देखी जाती है, टाइप ऑफ इंसुलेशन देखा जाता है। देखो VIR क्या है, वोलेनाइज इंडियन रबर पीवीसी, ऐसा कुछ है, इनका फुल फॉर्म है, मुझे इतना कंफर्म याद नहीं है। टी से क्या होता है, टायर राइस, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर हम कोई केबल लेने जाते हैं ना, तो मैक्सिमम करंट देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं, टाइप ऑफ इंसुलेशन देखते हैं, ग्राइंड देखते हैं, कितने वोल्टेज तक काम कर सकता है। तो ये है सिलेक्शन ऑफ वायर, यानी हम जब भी कोई चीज लाने जाते हैं, कोई वायर लाने जाता है, तो सबसे पहले करंट कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि कितनी करंट कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी रखता है, ठीक है। उसके बाद कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल का मतलब इंसुलेशन का कौन सा टाइप है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज, कितने वोल्टेज पे ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। ये चार सारी चीजें देखी जाती है। आप इसमें से 4 पॉइंट याद रखना इनफ होता है, ठीक है। जो समझ है वही याद रखना, उससे ज्यादा याद रखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फोकस करो। इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोड, ठीक है। पीवीसी इंसुलेटेड एल्युमिनियम कंडक्टर वायर, पीवीसी इंसुलेटेड एल्युमिनियम कंडक्टर वायर। पहले बात तो बता दूं कि घरों के अंदर पीवीसी एल्युमिनियम कंडक्टर वायर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली कॉपर लोग परमानेंट काम करवाते हैं तो कॉपर करवाते हैं। आजकल तो मैंने कॉपर ही देखा है, मैंने तो आज तक एल्युमिनियम डाला नहीं है, लेकिन लोग डलवाते हैं, ऐसी बात नहीं, लोग गरीब भी बहुत हैं आगे यार, मतलब संसार का क्या बताऊं मैं, ठीक है, छोड़ो। वायर ऑफ साइज क्या है, 1 मतलब 1.5 mm का इस वायर है या, और 1.1 डायमीटर है। यूज वायरिंग लाइट फैन 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट। यानी देखो ये जो वायर डाली गई है किसके लिए डाली गई है, लाइट के लिए, फैन के लिए और सॉकेट के लिए। नॉर्मली यार 1.5 mm की वायर सब डालते हैं एल्युमिनियम में, ठीक है। और पावर के लिए कितने एम की डाली गई, 4 mm की वायर डाली गई, किसके लिए, पावर के लिए। अगर ये कॉपर में होती है तो यहाँ 2.5 mm होता और यहाँ 1 mm होता। नॉर्मली 1 mm से भी, और आप फैन लाइट सॉकेट चला सकते हो, क्योंकि 1 mm पे मैक्सिमम लोड कितने का होता है, 5 एम्पियर का होता है, ठीक है। 2.5 mm पे मैक्सिमम लोड कितने का होता है, 15 एम्पियर का होता है। तो ऑन द थ्योरी अगर ये कॉपर होता तो कितना होता, 2.5 mm होता, और ये 1 mm होता। देख लो कॉपर एल्युमिनियम में आते बहुत कुछ चेंजेस आ गया, ठीक है। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, जब आप काम करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और तो साइज 6 mm, यानी 6 mm का जो लोड है वो कितना, मतलब जो मेन वायर दे रखा है वो कितने का है, 6 mm का है, ठीक है। जो मेन वायर देखो यहाँ पे, एक तो पंखे के लिए दे रखा है, उसके बाद एक पावर के लिए दे रखा है, और एक मेन के लिए दे रखा है। जो मेन है वो कितने mm का दे रखा है, 6 mm का दे रखा है। 6 mm स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर एक यूनिट है, mm स्क्वायर, ठीक है। अब आगे आता है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। देखो आपका मेन इनकमिंग केबल है, यानी जो मेन खंभे से जो वायर आ रही है वो ये है, ठीक है। ये आपका एनर्जी मीटर, यानी जो एनर्जी मीटर, बिजली मीटर कहते हैं ना, बिजली मीटर को एनर्जी मीटर कहते हैं। ये आपका एनर्जी मीटर का सिंबल है, बेटा याद कर लेना, एग्जाम में ऐसे ऐसे सिंबल आता है कतई 6 3 3 नंबर में, और ऑप्शनल नहीं होते बड़ी अजीब बात है यार, ठीक है। उसके बाद ये आपका मेन स्विच हो गया, मेन स्विच के बाद आ गया ये आपका
पता नहीं कितने सारे कट ऑफ स्विच, मेन स्विच दे रखे हैं। देखो पहले क्या आता है, मीटर में आता है, मीटर के बाद मेन स्विच में आता है, मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है, बस। बीच में पता नहीं इन्होंने क्या क्या दे रखा है यार, क्या बताएं, जहर बना रखा है। देखो ये आपका एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर के बाद क्या है ये मेन स्विच, मेन स्विच के बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और डिस्ट्रीब्यूशन के बोर्ड के बाद फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया, ठीक है। तो मतलब इन्होंने दो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिए हैं, एक मेन स्विच दिया, एक एमसीबी एनर्जी मीटर दिया, ठीक है। ये आपका कमरा है, इस कमरे के अंदर वायरिंग करनी है, इस कमरे के अंदर वायरिंग करनी है, तो कैसे वायरिंग करोगे, ये आपके फैन के स्विच हो गए, एक दो, मतलब एक फैन हो गया और एक लाइट हो गया, ठीक है, प्लस एक सॉकेट हो गया, मतलब दो लाइटें दे रखी हैं। देखो एक तो ये क्या है, ये लैंप है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है, प्लस एक सॉकेट है, तो चार स्विच दे रखी है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, सिंबल तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे, मैं तो बस समझा सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं सिंबल आपको खुद याद करा दूं। ये 3D डायरेक्ट 3D डायमेंशन है, आप इसमें देख सकते हो, बहुत ही आसान है, जैसे कि इतना मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। जब हम बनाते थे ना, मैं तो पूरा पूरा पेपर याद हो जाता था। और कैलकुलेशंस ऑफ लोड, ठीक है, लोड को कैलकुलेट करना P इक्वल टू VI होता है, यानी P का मतलब पावर इंटू वोल्टेज इंटू करंट। यार नॉर्मली करंट को ही मेजर किया जाता है, करंट को ही चेक किया जाता है, तो ये मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लोड निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। एज्यूम 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 एज्यूम, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा हमारे काम का है, मैं देख लेता हूँ, जो हमारे काम का होगा मैं वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे पेपर दे चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे काम का है, ठीक है। लिस्ट ऑफ मटेरियल का, ये भी हमारे काम का नहीं है। लिस्ट ऑफ मटेरियल स्विच, ये भी हमारे काम का नहीं है। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, देखो थोड़ा बहुत काम का है, बेसिक हम इसे जान लेंगे। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े मोटर आते हैं, जनरेटर आते हैं, और मतलब कई सारे के सारे बड़े बड़े मशीन आते हैं, उन मशीनों को इंटरकनेक्ट करने का काम करती है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, इंटरकनेक्ट। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है कि सभी चीजों को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। इंटरकनेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को जोड़ती है, वो कहलाती है इंस्टॉलेशन, वायर इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस रीजंस मोटर इंसुलेशन वायरिंग, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस आ गए हैं, अब हमारे आंसर भी आ गए हैं, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने वाला इसमें बचा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो मुझसे, वैसे तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो नॉर्मली कमेंट करके। अगर मतलब कोई भी अगर आपको कुछ ना समझ आए या कुछ समझना हो, देखो अगर नहीं समझ आना तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मैं स्पेशली उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बेसिकली एक बार फोकस जरूर करना है। देखो पता है किसी चीज को जब हम 3-4 बार याद करते हैं ना, कहने का रटने पे भी समझ आ जाता है यार, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश वीक हो तो मुझे बता देना, मैं पूरा चैप्टर हिंदी में बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड शेयर इट योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, कतई पास हो जाए लड़के, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच।